हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मप्पा फिजिक्स। कैसे हैं आप लोग? ठंडक का आनंद ले रहे होंगे। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा बीएससी थर्ड ईयर और एमएससी प्रीवियस ईयर्स दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपको करना ये पड़ेगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखना है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इससे रिलेटेड हमारे बहुत से आर्टिकल हैं जो कि इसी में आपके समाहित हैं। आपको इसको देखना जरूर है क्योंकि इसके आगे के जितने भी आर्टिकल हमारे होने वाले हैं इस पेपर में, वो सब के सब इसी पर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि हम आज टॉपिक कौन सा डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का। ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। इसमें हम लोगों ने कांस्टेंट मोशन, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट मोशन पढ़ चुके हैं। उससे रिलेटेड वीडियोस हमारे इस चैनल पर पड़े हुए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना नया टॉपिक है आज का जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। देखिए, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को समझने से पहले आपको, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट्स पढ़ रखे हैं कि पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट का आखिर मतलब क्या है, क्यों हम कोऑर्डिनेट को डिफाइन करते हैं, क्यों हम कोऑर्डिनेट को देखते हैं। किसी पार्टिकल की पोजीशन को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो उसको आपको किसी न किसी सिंबल्स के थ्रू ही डिस्क्राइब करना होगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही हम लेते हैं, जनरल टर्म में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में उसको डिस्क्राइब करते हैं। मान लिया हमने ये कहा कि आपको किसी पार्टिकल को 3 डायमेंशन के तहत हम उसको डिस्क्राइब करना, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना। चाहे पोजीशन को डिस्क्राइब करना हो, चाहे मोशन को डिस्क्राइब करना हो, एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब करना हो, आपको कोऑर्डिनेट की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो मान लिया हमने कहा कि हमारे पास एक पार्टिकल है, पी पार्टिकल है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट, इसकी पोजीशन को हमको डिस्क्राइब करना है। तो पोजीशन ऑफ 3 डायमेंशन में क्या है, इस तरीके से आप डिस्क्राइब करोगे इसको। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, और ये हमारा पी पार्टिकल हो गया। तो आप जब इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करते हो तो क्या है, यहां से ये, यहां से ये, और यहां से ये, यानी आपका ये जेड डायरेक्शन है हमारी, ये जेड डायरेक्शन है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आप लिखते हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, वो लिखते हो एक्स, वाई और जेड, ठीक है। 3 डायमेंशन के तहत अगर आप किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हो तो उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स, वाई और जेड। अब देखिए, अगर इसी पार्टिकल को हम की मोशन को हम 2 डायमेंशन में डिस्क्राइब करना चाहें तो देखिए, मान लिया हमने ये कहा कि आप और इस पर हम लगा दें कुछ कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स लगाने का मतलब ये हुआ, कॉन्स्टेंट हमने पढ़ रखे हैं, कॉन्स्टेंट मतलब होता है लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस जो किसी पार्टिकल पर लगाए जाते हैं। हम लोगों ने इसके पहले वाले आर्टिकल में पढ़ा था कि मान लिया हमने कहा कि आपका जो एक साइकिल वाला है, तो साइकिल वाला चल रहा है, चाहे इस गली में चला जाए, चाहे उस गली में चला जाए, चाहे सीधे चला जाए, चाहे चला जाए, उसके ऊपर कोई कांस्टेंट या लिमिटेशन हमने नहीं लगानी, कोई रूल्स नहीं लगाने। लेकिन अगर आपको ट्रेन को चलाना है तो उसके लिए तो आपको पटरी ही देनी पड़ेगी, ट्रेन तो नहीं घुस जाएगी इस गली में उस गली में, कहीं इधर उधर तो नहीं चली जाएगी, वो पर्टिकुलर उस पर एक कांस्टेंट लगा। तो चलिए इसी पार्टिकल पर हम लगा देते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट ये लगा देते हैं कि ये पार्टिकल हमारा सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा। अब जब सर्कुलर पाथ पर ये मूव करेगा तो इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए अलग से हम देख लेते हैं इसको। सर्कुलर पाथ पर हमने मान लिया ये मूव कर रहा।
अब इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता है। मान लिया ये हमने 2 डायमेंशन ले लिया, एक्स वाई ले लिया, तो अगर कार्टेशियन के उसमें लिखेंगे आप तो इसका पी है ये एक्स वाई हो जाएगा। ये यहां से एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा, ये और ये आपकी ये आर कांस्टेंट है क्योंकि सर्कुलर पाथ है, तो आर आपका कांस्टेंट होगा। अब आर आपका कांस्टेंट है, लेकिन एक चीज है जिसमें जो वेरिएबल वेरी कर रही है और वो है आपकी थीटा, इसका एंगल। अगर हमको किसी तरीके से इसका एंगल थीटा पता चल जाए तो हम इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं। यानी सिर्फ एक कोऑर्डिनेट आपके पास हो थीटा जो जिससे आप इसको बता सकते हैं, या तो ये हो या ये हो। तो इन दोनों आप देख रहे हैं वहां पर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो 2, लेकिन एक ऐसा कोऑर्डिनेट है हमारे पास, एक ऐसी वैल्यू है हमारे पास जिसके थ्रू हम इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, थीटा। तो थीटा जो होगा यहां पर, ये तो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, और थीटा आपका हो जाएगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। थोड़ा सा और चलते हैं आगे। तो पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रूप में आपको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, एक्स वाई और जेड। लेकिन अगर हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में आ जाए यहां पर, तो हमको तो एक ही चाहिए होता है। अगर 2 डायमेंशन के तहत हम देख ले यहां पर इसको, और इस पर हम कांस्टेंट, देखिए आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर कोई है, अगर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट या उस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना है तो अंडर कांस्टेंट्स ही आपको उसको लेना पड़ेगा। अब इसके लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, क्योंकि आपको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में ही डिस्क्राइब करना होता है। तो सबसे पहली बात, अभी हम आपको उसका पूरा डेफिनेशन भी दे देंगे कि कैसे डिस्क्राइब करना है आपको। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है कि आपने बेसिक कहीं पर पढ़ा हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, स्वतंत्र कोटियां क्या होती हैं। किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, यानी कितने तरीके से आप उसकी मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कितने हैं जिसकी तरीके से आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, वही होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे मान लिया एक फ्लाइंग इंसेक्ट है आपका, कोई उड़ने वाला कीड़ा है, तो वो उसकी अगर उड़ने की पोजीशन, यानी उसकी पोजीशन को आपको डिस्क्राइब करना, मान लिया इस कमरे के अंदर वो उड़ रहा है, तो मान लिया ये हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये हमारे पास एक उड़ने वाला कीड़ा है, तो ये इधर उधर और नीचे, यानी इस वॉल की तरफ या उस वॉल ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, या इधर से ले लीजिए, इधर नीचे या ऊपर, यानी 3 तरीके से आप इसकी मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हो। तो किसी भी फ्री पार्टिकल के लिए कोई एक फ्री पार्टिकल अगर आपका है, 1 फ्री पार्टिकल, फॉर 1 फ्री पार्टिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके होते हैं 3। अभी हमने कोई कांस्टेंट या कुछ लगाया नहीं है इसके ऊपर, यह ध्यान रखिएगा, फ्री पार्टिकल है बगैर किसी कांस्टेंट के। तो एक फ्री पार्टिकल अगर आपका है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 3, 1 फ्री पार्टिकल। और अगर 2 फ्री पार्टिकल आपके हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, और अगर 3 फ्री पार्टिकल्स हैं आपके तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अगर n नंबर ऑफ फ्री पार्टिकल्स हैं, यानी कोई ऐसा सिस्टम हमने ले रखा है जिसमें फ्री पार्टिकल्स हमारे n नंबर है उनका, तो उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3n। अब इसी डिग्री ऑफ फ्रीडम के तहत, यानी एक फ्री पार्टिकल हमने अभी कंसीडर किया था, p हमने लिया था, और इसकी पोजीशन को हमने डिस्क्राइब कर दिया 3 कोऑर्डिनेट के तहत, यानी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 3। अब यहां पर हमने इसके ऊपर लगा दिया कांस्टेंट्स। तो जब आपने इसके ऊपर कांस्टेंट लगा दिया
तो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके कम हो गए जनरलाइज कोऑर्डिनेट के तहत डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये एक चीज यहां पर कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट या तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होगा या उससे कम होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट या तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होगा या उससे कम होगा, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकते हैं उससे, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहां पर क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बीच में अगर आपको रिलेशन को फाइंड आउट, ये है हमने आपको बताया, ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया और थीटा इसमें हो गया, ये हो गया आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों के बीच में अगर आपको रिलेशन को फाइंड आउट करना हो, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। तो अगर यहां से आप ले ले, ये एंगल आप ले ले यहां से, तो x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा r cos थीटा और y इक्वल्स टू आ जाएगा r sin थीटा। निकाल के आप देख लीजिए इसको। ये है आपका रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा। ये भी आप कह सकते हो कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आप क्या करिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड कर देंगे आप, तो ये मान लिया ये 1 इक्वेशन है, ये 2 है, ये 1 है, तो 2/1 कर लीजिए। तो 2/1 अगर आप करते हो तो आपका ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x, यानी थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x। ये आपका हो गया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको देखना है इसको। रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। मान लिया आपके पास कोई 3 पार्टिकल आपने दे रखे हैं, इस तरीके से 3 पार्टिकल हैं। अगर इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको फाइंड आउट करने हो, तीनों अगर फ्री पार्टिकल हो तो 3 पार्टिकल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके 3n हो जाएंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अभी अभी हम लोगों ने एक फ्री पार्टिकल के लिए 3, 2 के लिए 6, 3 के लिए 9 एंड n के लिए 3n, 3 मल्टीप्लाइड बाय, तो 3/3 3n का मतलब 3 पार्टिकल है, 3 यानी 9 हो जाएंगे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आपको क्या करना है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को अगर आपको कंसीडर करना है तो आपको कांस्टेंट लगाने पड़ेंगे। बगैर कांस्टेंट लगाए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट हम डेवलप नहीं करते। तो क्या करें, हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लगा दें इस पर, यानी सॉरी कांस्टेंट्स लगा दें इसके ऊपर, यानी लिमिटेशन कुछ ऐसे रूल्स लगा दें, और ये लगा दें कि ये हमारे एक दूसरे से बंधे हुए हैं किसी रॉड के थ्रू जिसकी लेंथ है L, ईच रॉड, यानी सेम लेंथ वाली रॉड से ये बंधे। तो अब क्या होगा, अब आपके पास यहां पर आपने कांस्टेंट्स लगा दिया। पहले थे 9 जब आप फ्री थे, आपने कांस्टेंट्स लगा दिया। कांस्टेंट कितनी लगी है, 1, 2 और 3, 3 कांस्टेंट्स आपने लगा दी इसमें। नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स आपने लगा दिया इसमें 3। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका कितना रह जाएगा, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 9 - 3 यानी कि 6 रह जाएगा। यही तो है, कांस्टेंट लगा दिया आपने। अब इसका मतलब ये है कि ये इनकी पोजीशन हमको फाइंड आउट करनी, इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको निकालना है, इनका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच में रिलेशन निकालना है। तो 3 आपने कांस्टेंट इंपोज कर दिए इनके ऊपर कि ये रॉड के थ्रू बंधे हुए हैं जिनकी इसकी लेंथ L है। तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम घट करके कितना रह गया, 6 रह गया, और यही आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। हमने आपसे कहा था कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू और लेस देन डिग्री ऑफ फ्रीडम।
तो अब इसको एक फॉर्मूले के तहत हम लोग इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, और वो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू 3n माइनस के। के भी कहीं 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 मिलेगा आपको, कहीं कहीं ईटा या n भी मिलता है। जहां पर F क्या है, ये आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट या डिग्री ऑफ फ्रीडम कह लीजिए इसको, और 3n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और k क्या है, कॉन्स्टेंट्स इम्पोज्ड ऑन द सिस्टम। तो आपके पास पार्टिकल कितने हैं, निकाल के देख लीजिए। पार्टिकल कितने हैं, 3 इंटू एन का वैल्यू है 3 माइनस एक कॉन्स्टेंट कितने इम्पोज किए गए 3, यानी 9 माइनस 3 यानी 6। ये आपका रिलेशन है बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो चलिए इसको हम एक थ्योरेटिकल रूप दे दें। नोट्स कैसे आपको बनाने हैं, क्या वहां पर लिख करके आना है, कितना लिख करके आना है, इस पर हम लोग थोड़ा सा आगे चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझ लिया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन क्या होता है। अब हम डेफिनेशन पर आ जाते हैं उसकी, चूंकि हमने आपको बताया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है कि आपसे अलग से पूछ ले व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, डेफिनेशन इसकी आती है आपकी। तो अगर आपका अलग से आती है डेफिनेशन, तो इसलिए मैंने उसको अलग से डिस्क्राइब कर दिया कितना आपको लेकर के आना है। और फिर जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या, अगर शॉर्ट नोट आता है या उसके साथ आपको लिखना होता है, तब फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो देख लीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमने आपको बताया था कि अगर फ्री पार्टिकल है हमारा, किसी प्रकार का हमने उस पर कॉन्स्टेंट इंपोज नहीं कर रखा है, तो किस तरीके से आपको उसको डिस्क्राइब करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी वो आपके वेरिएबल जिसके थ्रू आप उसकी पोजीशन या उसकी मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हो, वही होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देख लीजिए एक बार, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, वेज माने होते हैं तरीके, इन विच ए मैकेनिकल सिस्टम कैन मूव, जिसके तहत आपका एक मैकेनिकल सिस्टम है जो मूव करता है, कैन मूव विदाउट वायलेटिंग कॉन्स्टेंट्स, वायलेटिंग उल्लंघन, बगैर कॉन्स्टेंट्स का उल्लंघन किए हुए, इम्पोज्ड ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी हमने इस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिस्क्राइब करने के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको चाहिए, फ्री पार्टिकल। अगर 3 तरीके से उसके डिस्क्राइब कर रहे हो तो 3, n नंबर ऑफ पार्टिकल है 3n। इफ सम कॉन्स्टेंट्स इंपोज, अगर उस पर कुछ कॉन्स्टेंट लगा दे, जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा है, ऑन द सिस्टम एंड सिंप्लीफाइंग द प्रॉब्लम, कॉन्स्टेंट लगाने के बाद अगर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम अंडर कॉन्स्टेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज F इक्वल्स टू 3 कैपिटल N माइनस K, जहां पर F आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, N नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने हो सकते हैं उसके अंदर, और K जितने कांस्टेंट आपने लगाए हैं वो। तो ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपको अगर अलग से आता है तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। फिर आते हैं हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पर। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा द मिनिमम नंबर, वही चीज है, डेफिनेशन वही है जो कि हमने आपको बताया था। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही है, दोनों को आपको एक ही लेकर के चलना पड़ेगा। तो द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स सफिशिएंट टू डिस्क्राइब, यानी वो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स पर्याप्त, सफिशिएंट माने पर्याप्त, टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम। वही चीज है कि आपको मिनिमम नंबर में कितने कोऑर्डिनेट चाहिए किसी पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, या the degree of freedom of a mechanical system is the minimum number of independent coordinates required to completely describe its motion, इसको आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको एक जनरलाइज्ड टर्म दे देते हैं फॉर्मूले के तहत, कि मान लेते हम जानते हैं कि यदि एक इफ ए सिस्टम हैविंग n नंबर ऑफ फ्री पार्टिकल्स देन डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 3n। भी बता चुके हैं आपको, इफ k कांस्टेंट्स आर इम्पोज्ड, उसके ऊपर k कांस्टेंट्स हम लगा दें ऑन द सिस्टम, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम गेट रिड्यूस्ड हो जाएंगे। हमने अभी आपको दिखाया था एग्जांपल के थ्रू, अगर 9 है उस फ्री तो कांस्टेंट लगाओगे 3 तो 6 रह जाएंगे। तो F इक्वल्स टू 3n माइनस k। These F number of minimum independent coordinates required to describe the position and
मोशन ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। यही आपके एफ जो है मिनिमम नंबर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, जो कि किसी भी सिस्टम के मैकेनिकल सिस्टम की पोजीशन या मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आवश्यक होते हैं, यही है हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब इनको हम डिनोशन भी देते हैं। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को हम ज्यादातर क्यू से लिखते हैं। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे। तो जैसे कि हमने कहा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को क्यू से हम डिनोट करते हैं। तो आप देख लीजिए, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर डिनोटेड बाय Q1, Q2, Q3 डॉट 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 QF। आप इसको किसी सिस्टम के लिए अगर हमको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लिखना है तो कुछ इस तरीके से, या जस्ट बाय QI लिख सकते हैं, जहां पर I इक्वल्स टू 1, 2, 3 डॉट डॉट F। आपका I की वैल्यू रखते चले जाइए, यही आपका आ जाएगा ऊपर वाला। या अब आपको क्या करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो वो हम किस तरीके से करते हैं। वी कैन एक्सप्रेस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट RI, वेक्टर RI, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट RXYZ के टर्म में लिखा जाता है आपका, इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम। क्योंकि आपको अगर पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, मोशन को डिस्क्राइब करना है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में आपको लेना पड़ेगा उसको। मोशन बगैर टाइम के रिस्पेक्ट के हम डिस्क्राइब नहीं करते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन RI इक्वल्स टू RI Q1, Q2, Q3, QF और T। अब आगे हम लोग जब मोशन इसकी या डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, मोशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो वहां पर हम इसी इक्वेशन का हम आगे यूज करके निकालेंगे उसको। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हो सकता है आपसे एग्जाम्पल के साथ कहे कि आप साथ उसके डिस्क्राइब करिए। तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल आपका है, हालांकि इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, हमने आपको बता रखा है, और उसका मास m है। सर्कुलर वायर पर वो मूव कर रहा है। इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m है is moving on a circular wire under certain constraints in a plane, then the motion can be described by generalized coordinate theta। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक आपको थीटा पता हो, आप उसकी मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो x की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा, x and y are the Cartesian coordinate and theta are the generalized coordinate। तो ये आपको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में इतना कुछ लिख करके आना है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होती है, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन क्या होता है।